नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ठीक है। चलिए, आज का योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं। आप सभी का, हमारे जितने भी मित्र हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, अपने परिवार के साथ आज के योगाभ्यास सत्र में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो हम लोग आज के सेक्शन की शुरुआत करेंगे। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पे बात करेंगे और उस पे बात करने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो कमर गर्दन को सीधा कर लें, आराम से बैठ जाएं, हाथों को जोड़ लें, अंजलि मुद्रा, पलकों को सहजता से बंद कर लें, लंबा गहरा श्वास भरें। हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उस सम्यक संबुद्ध अरहत भगवान को नमन, अपने अपने गुरु को, प्रकृति को, प्रकृति के सूक्ष्म शक्तियों को नमन, जिनके वजह से हमारा जीवन इस सृष्टि पे विद्यमान है और जिस वजह से हम योगाभ्यास सत्र, हमारा जीवन चल रहा है और हम योगाभ्यास सत्र के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आप सबका एक बार पुनः स्वागत। आज हमारा मन कर रहा है गाना गाने का। ठीक है, किनका किनका मन कर रहा है गाना गाने का? मेरा। अच्छा, हम लोग दूसरा गाना गाएंगे, बैठ जाइए। ठीक है, एक बहुत अच्छा गाना है। पनिया के जहाज पर पलटनिया बनी अइहा पिया। सुने हैं आप लोग? अच्छा, ये संगीत हम लोगों के जीवन में बहुत दिनों तक हमारे कानों में गूंजता रहा और जिस ध्वनि के, जिस सुमधुर आवाज़ के माध्यम से ये आवाज़ हम लोगों तक पहुंचा, ये संगीत गीत, उस आवाज़ की मल्लिका हैं बिहार कोकिला पद्मश्री शारदा सिन्हा जी। जब ये गाना चल रहा था, जिस दशक में ये आया, लगभग उसी समय एक और गाना भारतीय फिल्म सिनेमा के माध्यम से हम लोगों को तक पहुंचा और वो गाना है पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दे लगे उसी जैसा, है ना? ये दोनों गाने बहुत कुछ इंडिकेट करते हैं, पानी की महत्ता के ऊपर, पानी और हमारे जीवन के ऊपर बात करते हैं और
उसकी उपयोगिता, उपलब्धता, उसके क्रियाकलाप, उसके कह सकते हैं कि व्यवहार, इन सब के बारे में हमें इंडिकेट करते हैं। इन सब से पहले मध्यकाल में संत कवि रहीम ने एक दोहा लिखा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। और इन सब के अलावा हमारे कह सकते हैं कि क्षेत्र में लोकोक्ति के रूप में एक प्रचलित है, कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले 10 कोस पर पानी, 10 कोस पर बानी। ठीक है, कोस कोस पर पानी बदले 10 कोस पर बानी, यानी जो पानी की मिठास है वो कोस कोस पे बदलती जाती है, 3 कोस, 4 कोस, 10 किलोमीटर, यानी अलग अलग क्षेत्रों में पानी की मिठास बदलती जाती है। और बानी यानी बोली, भाषा 10 कोस पे बदलती जाती है। यह एक कहावत है और अक्सर हम लोग देखते भी हैं, ऐसा महसूस भी करते हैं, टोन बदल जाता है। बेटा उन्हें डिस्टर्ब न करें, आप अपने जगह पे बैठ जाएं। मैं अपने परिवार के साथ हूं और परिवार के साथ हमारे बच्चे, पत्नी, बेटे, भाई, बहन, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है। हालांकि यह भी जीवन का एक आनंद है, जीवन का हिस्सा है। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी अपने परिवार के साथ योगाभ्यास करें। तो जितने भी लोग हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, सारे लोग, एक बार गुजारिश, पुनः स्वागत है। आप माइक्रो एक्सरसाइज करें, जॉइंट्स मूवमेंट करें और बातों के ऊपर ध्यान दें, ताकि हम लोग, कल का सेशन लंबा हो गया था, आज हम लोग इसे शॉर्ट में कोशिश करेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं आज पानी के ऊपर, पानी कैसे पिए, कब पिए, कितना पिए, उसका हमारे जीवन में कैसे लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य के ऊपर। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और कोशिश किया जाएगा कि 20 मिनट में इसको समेट दिया जाए, ताकि अभ्यास के ऊपर समय ज़्यादा दिया जाए। जितने भी मित्र जुड़ रहे हैं, मैं अपने स्क्रीन पे जिन्हें देख रहा हूं, राजेंद्र पाल जी, राहुल सिंह जी, आरबी वर्मा जी, मैं आप सबका स्वागत कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। अन्य लोगों को, बहुत सारे लोगों को मैं नहीं देख पा रहा हूं अपने स्क्रीन पे, लेकिन जो लोग दिख रहे हैं उनका स्वागत है। धर्मेंद्र जी जुड़े हुए हैं जी, मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं, जो भी जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं। हम लोग पानी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमारे जीवन में पृथ्वी पे लगभग 3 हिस्से पानी हैं, लेकिन फिर भी शुद्ध जल का अभाव है। और उसकी उपयोगिता हम ऐसा महसूस कर सकते हैं कि पानी आज इतनी बड़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में होने के बावजूद 15 रुपये लीटर बिक रहा है। पानी यानी जल, यानी आब, यानी वाटर, यानी नीर, जिसे हम जो भी नाम दे सकते हैं, अम्बू, जो भी कह सकते हैं, यह पृथ्वी पे 2/3 हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं, जो भी हम आकलन करें, कम से कम 70 से 75% के बीच में हमारे पृथ्वी पर उपलब्धता है। लेकिन शुद्ध जल, आवश्यक जल बहुत कम मात्रा में है, इसलिए हमें यह 15 रुपये लीटर खरीदना पड़ रहा है। और उसका दूसरा वजह यह है कि हम इसका संरक्षण नहीं कर रहे हैं। भूजल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है, कृषि कार्य पिछड़ रहा है, पानी के लिए हाहाकार मच रहा है। अभी मौसम सही है, अन्यथा गर्मी में और भारत के अन्य हिस्सों में पानी की बहुत किल्लत होने लग जा रही है। हो सकता है हो भी रही हो, क्योंकि बहुत सारी सूचनाएं हम तक नहीं पहुंच पा रही है। पानी एक पंच महाभूत है। अगर योग के दृष्टिकोण से विचार करें, चिकित्सा पद्धति के दृष्टिकोण से विचार करें, प्राकृतिक चिकित्सा के दृष्टिकोण से विचार करें, तो पंच तत्व जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, उसमें से दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। इसके बिना हम बिना पानी के शायद 2-4 दिन, 10 दिन, कुछ दिनों तक जीने की कल्पना कर सकते हैं। शायद श्वास के बिना तो हम शायद 2-4 मिनट ही जीने की कल्पना कर सकते हैं। वायु सबसे महत्वपूर्ण है, दूसरे नंबर पे जल हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए इसकी उपयोगिता हमें समझ में आती है। यदि यह हमारे शरीर में पानी की मात्रा यदि कमी हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, तो क्या होता है हमें सब पता है हम लोगों को। तो आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है, विषय है कि पानी कब पिएं, कितना पिएं,
कैसे पिएं और कैसा पानी पिएं यौगिक दृष्टिकोण से, ताकि हम स्वस्थ रहें। नेचुरोपैथी ऐसा मानता है, प्राकृतिक चिकित्सा, कि जो हमारे शरीर में पांच तत्व हैं जो प्रकृति में हैं, उनका हमारे शरीर में उसकी मात्रा गुणवत्ता घटने बढ़ने से ही शरीर में समस्याएं होती है। यानी हम यदि बीमार पड़ रहे हैं तो उसमें शरीर में पानी की मात्रा भी निर्धारित करती है। यदि वो पानी की मात्रा बढ़ जाए तो कुछ समस्याएं होंगी, पानी की मात्रा हमारे शरीर में घट जाए, मात्रा परसेंटेज यदि जरा सा कम हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, समस्याएं हो जाएंगी। पानी के वजह से अन्य समस्याएं होती है, तो चर्चा इसी विषय पे है और उसके बाद अभ्यास होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं कि सबसे पहले कब पानी पीना चाहिए। बहुत सारे लोगों का सवाल है। कल हम लोगों ने चर्चा किया था मोटापे पे, तो मोटापे पे पानी एक महत्वपूर्ण है इसका निवारण के रूप में, कि मोटापे को, ओवरवेट को पानी के माध्यम से भी दूर किया जा सकता है। इसलिए विचार आया कि आज इसी पे बात किया जाए। तो अभ्यास आप सब करते रहें, माइक्रो एक्सरसाइज करते हैं, जॉइंट्स का मूवमेंट करते रहें और बातचीत भी जारी रखें। सुनने पे ध्यान हमारी तरफ, कार्य आपके शरीर के ऊपर, बैठे ना रहें, मूवमेंट हो, जॉइंट्स का मूवमेंट होता रहे। ठीक है। सबसे पहले कब पानी पिएं, तो मेरे विचार से पानी पीने का एक ही सबसे उचित माध्यम है, समय है, और वो है कि प्यास लगने पे पानी पिएं। सबसे आसान, सबसे सरल क्या है? प्यास लगने पे पानी पिएं। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो प्यास लगती ही नहीं है। ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो एसी में रहते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जूस वगैरह पीते रहते हैं या अन्य चीज़ें पीते रहते हैं, तो उन्हें प्यास महसूस नहीं होती। और भारत में एक मौसम आ गया ठंडी का, ठंडी में अगर उसमें भी प्यास कम लगती है, तो अब क्या किया जाए? तो फिर तो कब्जियत दूर नहीं होगा। फिर अगर हम प्यास लगेगी तभी पानी पिएंगे तो मोटापा दूर नहीं होगा। तो पानी से ट्रीटमेंट कैसे करें, असली मुद्दा ये है। तो पानी का उपयोग 3 बार किया जा सकता है, अनिवार्य तौर पे, प्यास लगे या न लगे। सबसे अच्छा है प्यास लगे तो ही पानी पिया जाए। हाँ, आपको भी बहुत कष्ट है जी। हाँ ठीक है, लीजिए। हाँ, तो सबसे पहले पानी पीने का सबसे सर्वोत्तम समय है उषापान। हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेद के ग्रंथों में उषापान का विचार दिया गया है कि प्रातः काल में जगते ही पानी पीना चाहिए, बिना मुंह धोए, कुला किए, ब्रश किए, सुबह सुबह जगते ही बेड छोड़िए और फ्रेश होइए, बाथरूम जाइए यदि इमरजेंसी है, क्योंकि हमारा प्रेशर बना रहता है। यूरिन जाइए, यूरिन को डिस्चार्ज कीजिए और बैठ जाइए और इत्मीनान से पानी पीजिए, धीरे धीरे, आराम से। ये पहला है। कैसा पानी पिए हम लोग उस पर बाद में चर्चा करेंगे। कब पानी पिए? प्रातः काल में जगते ही, उषापान के नाम से। और उषापान उसे कहेंगे जो पानी रात को रखा गया है किसी बर्तन में, किसी पॉट में, उसे हम कहेंगे उषापान। उस पानी को पी रहे हैं। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि कब पिएं, तो प्रातः काल में, सुबह सुबह जगते ही। मेरे ख्याल से अधिकांश लोग पानी पीते हैं। अगर जो लोग नहीं पी रहे हैं वे ज़रूर पानी पिएं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, अभी लाइव हैं, वे सारे लोग चाहें तो शेयर करें, ताकि अधिकांश लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और सभी लोग लाभान्वित हो सकें। तो पहली बात कि प्रातः काल में जगते ही पानी पिएं, भरपूर पानी पिए अपनी क्षमता के अनुसार। ये पहला। दूसरी बार कब पिएं? दूसरी बार पानी पिएं, चाहे वो प्यास लगे या न लगे, भोजन करने से कम आधा घंटा पहले और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा पहले। इन दोनों के समय में यदि हम 1 घंटे पहले पानी पीते हैं, अब समस्या ये है कि अधिकांश लोगों के जीवन में टाइमिंग फिक्स है कि हमें कब भोजन करना है। विशेष तौर से नौकरी पेशा लोगों के लिए फिक्स है लगभग कि हाँ, हमें इतने बजे भोजन करना है। तो भोजन करने से 1 घंटा पहले यदि हम पानी पी लेते हैं, भरपेट पानी जितना चाहे पी सकते हैं, तो हमारा शरीर पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा और
अमाशय बिल्कुल साफ क्लीन हो जाएगा तो भूख बहुत अच्छी लगेगी। किसी के लिए समस्या हो सकता है कि हाँ इन्हें ले जाइए, ठीक है ना, थोड़ा घुमा दीजिए, कि पानी पी लेने से तो भूख खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन इसीलिए बोल रहे हैं कि 1 घंटा पहले अगर पानी पिएंगे, हमारे शरीर से अमाशय में जो भी पानी जाएगा वो 40 मिनट में डिस्चार्ज हो जाता है, तो कम से कम 40 मिनट पहले ज़रूर पिएं, और 1 घंटा पहले पिएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अमाशय क्लीन हो जाएगा, भूख बहुत अच्छी लगेगी, और डाइजेशन भोजन का बहुत अच्छा, वो मोटापे के लिए, डाइजेशन के लिए, कब्जियत के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होगा। भोजन करने से 1 घंटा पहले, अगर मान लीजिए आप 1 बजे भोजन कर रहे हैं तो 12 बजे पानी पी लीजिए। हम ड्यूटी में हैं, ऑफिस में हैं, 11:30 बजे, कोई भी ऑफिस से जैसे ही घर आते हैं तत्काल पानी नहीं पीते, भोजन नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा बातचीत करते हैं, कुछ न कुछ क्रियाकलाप करते हैं, उसके बाद ही हाथ पैर धोते हैं, तब जा कर के भोजन पे बैठते हैं। तो जब हम ड्यूटी से चलें, ऑफिस से अपने कार्य से लंच के लिए निकलें, उससे पहले अगर भरपेट पानी पी लिया जाए तो मेरे ख्याल से आप घर पे आएंगे, फिर भोजन करने का जब तक टाइम होगा आधे घंटे से ज़्यादा समय लग जाएगा, आप आराम से खाना खा सकते हैं, और यह हमारे लिए लाभप्रद होगा और भूख भी अच्छी लगेगी, ठीक है। तो ये दूसरा। तीसरी बार पानी कब पिए? तीसरी बार जब आपको भूख लगे, प्यास लगे, सॉरी, जब आपको प्यास लगे तब आप पानी पिएं। अब आपने भोजन किया और भोजन करने के कुछ समय तक बाद प्यास आपको महसूस नहीं हो रही है, तो जब प्यास लगे तब आप पानी पीजिए। अगर महसूस नहीं हो रही है या तत्काल महसूस होने लगा तो कोशिश करें कुछ डिले करने का, जितना संभव हो आधे घंटे से 1 घंटे के बाद अवश्य ही पानी पी सकते हैं, ज़रूर पानी पिए। तो ये 3 टाइमिंग है पानी पीने का। बल्कि तीसरे टाइमिंग के रूप में मैं ये कहूँगा कि रात्रि को सोने से पहले ज़रा सा पानी पी लें, बहुत ज़्यादा अगर न भी पिएं तो ज़रा सा ज़रूर पानी पी लें, ताकि हमारे शरीर में अन्य जो एसिडिक चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं वो धीरे धीरे क्लीन होने लगे। तो ये टाइमिंग है पानी पीने का, कब पिएं। क्लियर हो गया? अगर आपके इस संबंध में कोई प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के मेरे कमेंट के माध्यम से आप भेज सकते हैं अपने सुझाव को, अपने राय को, विचारों को, समस्याओं को, प्रश्नों को। हालांकि मैं लाइव देख नहीं पा रहा हूं, थोड़ा सा सेटिंग मुझे समझना होगा, नहीं तो मैं आपके प्रश्न भी देख सकता तो ज़्यादा बेहतर होता। आगे हम चर्चा अब करेंगे कि कितना पानी पिएं। ये दूसरा टॉपिक है, पानी हम कितना पिएं। तो जाहिर सी बात है कि हम अपनी क्षमता के अनुसार पानी पिएंगे। तो क्षमता क्या है हमारी? अगर हम 1 गिलास पानी अगर कोई पीता है तो उससे कब्जियत दूर नहीं होगी, मोटापा दूर नहीं होगा, ओवरवेट दूर नहीं होगा। पानी का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पानी से हम अपना उपचार कर रहे हैं, तो उसके मात्रा को बढ़ाना होगा। तो एक बहुत सा सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि पानी, वैसे गांव में सभी लोग कहते हैं 1-1.25 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग इतना पानी पिएं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए ये बहुत ज़्यादा होगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए बहुत कम होगा। यह एक स्टैंडर्ड पैमाना है। अगर हम लोग गिलास से पानी पीते हैं, तो गिलास की बात करें तो सामान्य लोग जो वयस्क हैं, युवा हैं, 18 साल से ऊपर की उम्र हैं, उन्हें कम से कम 2 गिलास तो पानी पी ही लेना चाहिए। यानी जब प्यास लगे, जितनी मात्रा में आपको प्यास लग रही है। ये बात हम कर रहे हैं उषा पान के समय। उषा पान के समय विनय जी जुड़ रहे हैं, रितेश जी जुड़ रहे हैं, आप सबका स्वागत है। अन्य लोग भी अगर हमें जो दिखेंगे, बहुत सारे लोग हमें दिख नहीं पाते हैं, हमारे पेज पे नहीं आ पाते हैं, लेकिन जुड़े रहते हैं, सबका स्वागत है। हम लोग पानी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो अपनी क्षमता के अनुसार पानी पिए, और जिन्हें पानी का ट्रीटमेंट करना है, जिन्हें पानी से अपने स्वास्थ्य का लाभ लेना है, उनके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, और वो है अपने वजन का कम से कम 20वां हिस्सा पानी पीना है पूरे दिन भर में, 24 घंटे में। अब आप अपना वजन देख लीजिए कितना है, और उसका कम से कम 20वां हिस्सा आपका वजन, वेट बाई 20। अगर आपका वेट 60 kg है तो उसका बाई 20 यानी 3 kg, 3 लीटर पानी आपको दिन भर में 24 घंटे में कम से कम पीना चाहिए, कम से कम। और ज़्यादा से ज़्यादा आपका वेट बाई 10, उससे 10 से कर दीजिए, यानी आप 60 kg के हैं तो बाई 10 यानी 6 लीटर।
यानी 3 से 6 लीटर का वेरिएशन कर लीजिए। जो 60 kg के हैं, 70 kg के हैं, उस अपना कैलकुलेशन कर लें, 50 का कैलकुलेशन कर लें। इस तरह से आपका वेट बाई 10, आपका वेट बाई 20, इस दोनों के बीच में आप कर लेते हैं। राम खिलाड़ी मीना जी जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। तो इस अनुसार अगर हम पानी पिएंगे तो ये पानी हमारे लिए उपयोगी होगा, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा, बहुत लाभकारी होगा। हमारे वेट को कंट्रोल में रखेगा, डाइजेशन को कंट्रोल में रखेगा, मोटापा को दूर करेगा धीरे धीरे। तो ये पानी की मात्रा। अब इतना पानी हम पिए कैसे, कब कब? हमारे पास 3 तरह के मौसम हैं हमारे क्षेत्र में, हम जिस परिवेश में रहते हैं, गर्मी, बरसात और जाड़ा। बरसात में अब पानी की मात्रा, वायुमंडल में पानी की मात्रा ऑलरेडी बढ़ जाती है बारिश की वजह से। तो ऐसे कंडीशन में स्वाभाविक तौर पे कम पानी पीना आवश्यक है और पानी जल जनित बीमारियां बढ़ जाती है। तो ये विशेष मौसम है बरसात का समय, जब पानी का ट्रीटमेंट किया जाता है। उस पर हम लोग अभी तत्काल चर्चा करेंगे। गर्मी के समय में ज़्यादा पसीना निकलता है, तो इस समय पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो ज़्यादा पानी पीने की कोशिश की जाए। और ठंडी के समय में वातावरण ठंडा रहता है, तो इस समय पानी कम हम लोग अक्सर पीते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्याएं ठंडी के मौसम में ही आती है, कारण कि हम गरिष्ठ भोजन करते हैं और पानी ज़्यादा पिया नहीं जाता है। समस्याएं हो जाती है, कब्जियत हो जाती है, स्थूलता बढ़ जाती है, आलस बढ़ जाता है। पानी पिया नहीं जाता है। हाँ, ठंडी के दिन में पानी नहीं पिया जाता है, प्यास लगती ही नहीं है या महसूस नहीं होती है, और इसलिए पेट से संबंधित बहुत सारी समस्याएं बढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो अब चर्चा हम करें कि कैसा पानी पिएं। 2 बातों पे चर्चा हो चुकी, कब पानी पिएं, कितनी मात्रा में पानी पिएं, और अब हम कैसा पानी पिएं। तो कैसा पानी पिएं? मौसम के हिसाब से पानी पिएं। आपका मौसम परिवेश कैसा है, उस स्तर का पानी पिएं। जैसे अभी गर्मी का मौसम है, तो शीतल जल पीना ही अनिवार्य होगा। शीतल, चिल्ड नहीं, ध्यान दें। फ्रिज की पानी की मैं बात नहीं करूँगा। आप मटके का पानी पिए, सादा पानी पिएं, और सबसे बेहतर है गुनगुना पानी पिएं। गुनगुना पानी हमारे फैट्स को क्लीन करता है, अमाशय को क्लीन करता है। प्रातः काल में तो गुनगुना पानी अवश्य ही पी सकते हैं। हमारी आदत है, मैं नियमित हमेशा दिन भर, लगभग दिन भर नहीं, प्रातः काल में हमेशा हर समय में गुनगुना पानी पीता हूँ। आप भी पी सकते हैं, बहुत फ़ायदा रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। और अधिकांश लोग पीते भी होंगे, जो नहीं पीते हैं वो समझ लें। गुनगुना पानी, गर्म नहीं। अब बोलेंगे गर्मी के समय में गुनगुना, बिल्कुल पी सकते हैं, प्रातः काल में ज़रूर पी सकते हैं। लेकिन जिन्हें हाई बीपी की समस्या रहती है, यदि वो गुनगुना पानी न पिएं, वो प्रकृति उसका चेंज कर लें, मटके का पानी पी सकते हैं। एक और हमारे पास समय है, उस पर हम लोग इस पर कैसा पानी पिए, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। कारण कि पानी बहुत महत्वपूर्ण है, और पानी एक बहुत अच्छा इलाज है, सबसे बड़ी दवा है पानी। ढेर सारी समस्याओं का इलाज है पानी के माध्यम से, इसे हम ठीक कर सकते हैं। तो प्रातः काल का पानी यदि आप गुनगुना पीते हैं तो सर्वोत्तम। यदि आप ऐसा नहीं पी पाते हैं तो आप पी सकते हैं किसी मटके का। हम उस पर आगे चर्चा करते हैं, किस बर्तन का पानी पिए। सबसे पहले कैसा पानी? गुनगुना पानी पिए, सादा पानी पिए, शीतल पानी पिए, चिल्ड पानी बिल्कुल ना पिए। अब हम कैसे पानी पिए, ये हमारा चौथा टॉपिक है आज का, कि पानी कैसे पिया जाए। बिल्कुल सिप सिप करके पानी पिया जाए, धीरे धीरे पानी पिए। हम लोगों के पास पानी पीने का कई तरीके हैं, कई उपाय हैं। कैसा पानी पीते हैं? गटगटा करके बोतल लिया, ऊपर से मुंह खोला और गटगटाते गए, डालते, जैसे लग रहा है कि कोई मशीन है उसमें हम डाल रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई कर रहे हैं। इधर से हम डालेंगे और आगे से उधर इतनी स्पीड है कि निकलती जाएगी, जल्दी से प्रोडक्शन करना है। कृपया ऐसा बिल्कुल न करें। आप सबसे अनुरोध होगा, आप बिल्कुल इत्मीनान से पानी पिएं, तभी हमारे लिए वो लाभप्रद होगा। पंच महाभूत है, पंच तत्व है, शरीर का अनिवार्य तत्व है, और उस अनिवार्य तत्व को हम तभी अपने शरीर में धारण कर सकते हैं जब उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे,
उसके साथ हम जुड़ेंगे। हम पानी के साथ यदि नहीं जुड़ें और पानी का सेवन करें तो हमारे लिए लाभप्रद नहीं होगा। मुंह में पानी लें, उसको रखें थोड़ी देर के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन होने दें। जो बाहर का टेम्परेचर है और गाल का टेम्परेचर, ये दोनों मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद धीरे से निकलेंगे। मुंह में जितनी ज़्यादा लार पानी के साथ घुलेगी वो हमारे शरीर में जाएगा तो भोजन का डाइजेशन करेगा, भोजन को पचाएगा, क्लीन करेगा, क्योंकि लार एक एंजाइम है और उस एंजाइम का हमारे भोजन में बहुत अनिवार्यता है, ज़रूरत है कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए। और यह जाएगा पानी के माध्यम से, क्योंकि खाना तो हम बार बार नहीं खाते हैं, पानी बार बार पीते हैं। तो पानी पीते समय हमेशा धीरे से मुंह में लें, मुख में लेने के बाद थोड़ी देर के लिए रोकें। अब एक बात कि कैसे एक गिलास पानी आप कितना समय में पीते हैं, आप अंदाज़ा बताइए। एक गिलास पानी कितना समय में पी लेते हैं? 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, शायद 10 सेकेंड। 10 सेकेंड भी नहीं लगता होगा बहुत सारे लोगों को, और यह बहुत गलत तरीका है मेरे समझ से। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये बहुत गलत तरीका है, इसमें थोड़ा सा सुधार कर लिया जाए। कम से कम एक गिलास पानी को 1 मिनट में पीने का प्रयास करें, कम से कम मिनिमम। और ज़्यादा समय देंगे तो और अच्छा रहेगा। तो कहिए कि इतना समय कहाँ है हम लोगों के पास? बहुत समय है। फालतू के समय हम बर्बाद करने में ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं समय बर्बाद करने में। समय का सदुपयोग करना हमें सीखना है। बातचीत करते हुए भी कर सकते हैं। आप एक गिलास पानी रखें, हम बोतल में पानी पी रहे हैं, हम ऑफिस में हैं, बोतल में रखा हुआ है पानी, तो उसको पानी लें, मुंह में एक घूंट पानी डालें, थोड़ी देर के लिए रोकें, उसके बाद धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता निगलें, उसके बाद अगला घूंट लें। एक गिलास पानी कम से कम 1 मिनट 2 मिनट समय दें। जितना ज़्यादा समय देंगे, और समय देने का मतलब है उस पानी को मुंह में रखना है ताकि लार ज़्यादा से ज़्यादा घुले। अगर बहुत गर्म पानी है तो भी वो मेंटेन कर लेगा, बहुत ठंडा पानी है, चिल्ड वाटर है, यदि चिल्ड वाटर बेहतर नहीं होगा तो भी हमारा शरीर उसे ऑब्जर्व कर लेगा, मेंटेन कर लेगा। हमारे शरीर को, अमाशय को वैसा पानी चाहिए जैसा शरीर का टेम्परेचर है। तो उस टेम्परेचर के आसपास का अगर पानी हम अपने शरीर में डालेंगे तो ये बहुत बेहतर होगा, लाभप्रद होगा। तो धीरे धीरे पानी पीना है, सिप सिप करके पानी पीना है, घूट घूट पानी पीना है, ऊपर से नहीं डालना है। बड़े आराम से पानी पिए, अच्छा होगा मुंह लगा करके पानी पिए। गांव में प्रथा थी पहले मुंह लगा करके पानी पीना है। अभी भी हम देखते हैं विदेशी जो लोग हैं, फॉरेनर हैं, वो अपना बोतल रखते हैं और उस बोतल को मुंह में लगा करके पानी पीते हैं, और हम उसे अच्छा नहीं मानते हैं। जबकि सबसे सही तरीका यही है पानी पीने का। जब वो जिस बर्तन से हम पानी पी रहे हैं, जिस पॉट से, वो हमारे होठों में टच करेगा तो उसकी एनर्जी हमें महसूस होगी, और फिर वो धीरे से हम मुंह में डालेंगे। असली चीज़ है कि हमारे शरीर को प्रेशर नहीं चाहिए। हम ऊपर से जब पानी डालते हैं तो एक प्रेशर पड़ता है, चाहे वो जीवा के ऊपर पड़े या गर्दन के ऊपर पड़े या फिर अमाशय आहार नाल के ऊपर पड़े या अमाशय के ऊपर पड़े, एक प्रेशर पड़ता है। उस प्रेशर को रिलीज करना है, प्रेशर नहीं डालना है, और पानी के साथ जुड़ना है। जैसे हम होठों से लगाते हैं, मुंह से लगाते हैं बर्तन को, गिलास को, लोटे को, पॉट को, तो वो हमें इंटरेक्ट करता है। तो ऐसा हम पानी, इस तरीके से हमें पानी पीना चाहिए, बेहतर होगा। अगर हम ऐसा नहीं पी पाते हैं, कोई बात नहीं, आप ऊपर से डालें, मुंह में रखें और थोड़ी देर के लिए रोकें, और उसके बाद पानी पिएं। उससे पहले जब हम पानी पी रहे हैं तो पानी को एनर्जी की मात्रा से ध्यान दें। हम ये ध्यान दें कि हम पानी नहीं पी रहे हैं, हमें पेट नहीं भर रहे हैं, हम ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी पानी में है। अगर 2-4 दिन पानी न मिले, हम लोग व्रत रहते हैं, कभी कभी भारत में सबसे बड़ा व्रत रखा जाता है, वह है छठ पूजा। उसमें लगभग 36 घंटे तक बिना अन्न जल का हम रहते हैं, और जब व्रत तोड़ते हैं तो उस समय पानी की उपलब्धता महसूस होती है, कमी, और वो समझ में आता है। तो पानी इस तरह से अगर पिया जाए, धीरे धीरे उसे ऊर्जा लेते हुए पिया जाए। आप महसूस करें कि हम ऊर्जा ले रहे हैं, ऐसा विचार करते हुए। पानी से पेट नहीं भरना है या कोई फालतू का चीज़ नहीं है, पानी को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करता है, और मन में विचार करते हुए कि हम
ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, प्रकृति की ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं और उस ऊर्जा को ले रहे हैं जो हमारे जीवन के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है। आप अपने विचार को बदलिए, पानी की एक्टिविटी को बदल जाए, वो अपने आप चेंज हो जाएगा सिर्फ मन में विचार करने से। ठीक है, तो ये हुआ कैसे पानी पिए। और अब आखिरी बात जिस पे हम लोग को विशेष चर्चा करनी है, किस बर्तन का पानी पिया जाए, यानी किस वस्तु में रख करके रखी रहे और वैसा पानी पिया जाए। और ये हमारी आखिरी चर्चा होगी, हम लोग 5 से 10 मिनट तक बात करेंगे। इस समय के मौसम के अनुसार मटके का पानी सर्वोत्तम है। मटके में पानी रखें। मिट्टी हमारा पंच तत्व है, मिट्टी में ऊर्जा भरी पड़ी है। मिट्टी में कम से कम 16 से 18 पोषक तत्व हैं और वो मिट्टी का मटका बना हुआ है। मटका में हम पानी रखेंगे तो वो पानी में मिट्टी के गुण जाएंगे, पोषक तत्व उसमें ट्रांसफ़र होंगे। अब मटके का पानी पीते हैं तो दूसरा फ़ायदा ये है कि उससे शीतलता मिलेगी। तो मटके का पानी हमेशा पिया जा सकता है। आप बिल्कुल बेहिचक पानी पीजिए, धीरे धीरे पीजिए, इत्मीनान से पानी पीजिए। ठीक है। दूसरा, हालांकि अभी लू नहीं चल रहा है इसलिए मटका महसूस नहीं हो रहा है और टेक्नोलॉजी ने हमारे घरों में फ्रिज डाल दिया है, जो कि बहुत आवश्यक नहीं है। मटका सर्वोत्तम है हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। तो आप मटके का पानी पीजिए, फ्रिज का चिल्ड वाटर के बजाय। आप फ्रिज का उपयोग कर सकते हैं अन्य क्रियाकलापों में, पानी पीने के लिए मटके का पानी सर्वोत्तम है इस मौसम से। अभी तत्काल मौसम चेंज हो जाएगा, 2 महीने के बाद बरसात का समय आ जाएगा और बरसात के समय में वातावरण में नमी बढ़ जाती है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है, चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। तो ऐसे में जल जनित बीमारियां, पानी से होने वाली बीमारियां बढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में सर्वोत्तम है कि गुनगुना पानी, बल्कि बॉइलिंग कर ले पानी को और उसके बाद उसे ठंडा होने दे, फिर पानी पिया जाए। रख लिया जाए किसी बर्तन में, मटके में ही सही रख लिया जाए या अन्य किसी मेटल वाले बर्तन में रख लिया जाए। हमेशा ध्यान दें, एक अभी हमारी परंपरा हो गई है बोतल, प्लास्टिक के बोतल में पानी रखना या प्लास्टिक वेसल्स में पानी रखना। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह बहुत अच्छा नहीं है। सुलभता के दृष्टिकोण से अच्छा है। मजबूरी में हम पानी पिए, कहीं ट्रैवलिंग में निकल गए, ऐसा में हम पिए तो ये चल जाएगा। लगातार घर पे, ऑफिस में कृपया ऐसा न करें। बोतल में पानी है, किसी मेटल के बर्तन में पानी नहीं है, प्लास्टिक के बर्तन में पानी है, तो सबसे पहले उसे किसी मेटल के बर्तन में डालें, ग्लास में डालें, लोटा में डालें या अन्य स्टील के ही बोतल में रख लें, ताकि उसमें मेटल का गुण जाए और तब हम पानी पिए। बरसात के समय में विशेष तौर से बॉइलिंग करके पानी पीना बेहतर होगा। और उसके बाद बेहतर होगा तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी। यदि हम तांबे के बर्तन में पानी रखते हैं, अब तांबा बहुत महत्वपूर्ण है। तांबा, गिलास ले जाइए। हाँ, तांबा बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे बरसात के समय में हम तांबे के बर्तन में पानी रखें और हम सिर्फ उसी का सेवन करना चाहें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ तांबे के बर्तन का ही पानी पीते हैं। आयुर्वेद में एक सिद्धांत है कि कोई भी औषधि के रूप में यदि हम उपयोग कर रहे हैं तो उसका उपयोग 3 महीने से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। संयोग से बरसात भी लगभग 3 महीने का होता है। तो अगर हमें 24 घंटे कंटिन्यूअस तांबे के बर्तन का पानी पीना है तो सिर्फ और सिर्फ बरसात में पानी पीजिए। और मैं ये कहूँगा, सुझाव दूंगा कि आप सब बरसात के समय तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी जरूर पिएं। तांबे का बड़ा सा बर्तन ले लिया जाए, उसमें पानी को रख लिया जाए। निर्मल जी, संतोष जी का स्वागत है। मीत, यदुवंशी जी, आप सबका स्वागत है। आप जुड़ रहे हैं। अन्य लोग भी जो जुड़े हुए हैं जिन्हें मैं नहीं देख पा रहा हूं, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप इसे अन्य माध्यमों से प्रसारित कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है आप अपना लाभ लें, स्वास्थ्य लाभ लें जीवन में, लॉकडाउन का पालन करते हुए, स्वास्थ्य को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हुए, जिसमें से पानी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का बहुत अच्छा माध्यम है पानी। और पानी के साथ हम जैसा व्यवहार करेंगे, पानी हमारे साथ वैसा व्यवहार करेगा। हम पानी को बहुत बर्बाद कर रहे हैं अनावश्यक रूप से, तो हमें पानी बर्बाद करने के ऊपर लगेगा और इसे कोई रोक नहीं कर पाएगा। प्रकृति का यह खेल है। फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं कैसा पानी पिएं, किस बर्तन का पानी पिएं। तो बरसात के समय में ध्यान दें कि तांबे के बर्तन का पानी पिएं। कोई
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यूअस तांबे का बर्तन का पानी पीते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम गुनगुना पानी ही पिएं प्रातः काल में। यदि आप चाहें तो प्रातः काल में यदि आपको 24 घंटे पानी पीना है, मतलब 365 दिन सालों भर यदि आप तांबे का बर्तन का पानी पीना चाहते हैं तो जरूर पानी पिए, लेकिन सिर्फ एक बार प्रातःकाल उषा पान के रूप में। रात्रि को किसी तांबे के बर्तन में, लोटा सबसे अच्छा होगा। लोटा एक ऐसा शेप है, डिजाइन है जो पूरी तरह से गोल रहता है। गोल वस्तु में पानी यदि रखी जाए तो वो उसका क्वालिटी को ग्रहण कर लेता है। अमर सिंह जी का स्वागत है, आप जुड़े हैं जी। सर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप भी स्वास्थ्य लाभ लेंगे। तो तांबे के बर्तन का पानी रात्रि को रख, उसको अच्छे से धो लें, मांज लें, साफ कर लें, उसमें पानी भर लें और प्रातः काल में आप बिल्कुल पी सकते हैं। तो ऐसा हम सेवन करें, बहुत लाभकारी होगा। आगे हम चर्चा करेंगे कि अब यदि बरसात का मौसम, हम 24 घंटे पानी नहीं पीना चाहते हैं तांबे का तो सिर्फ प्रातः काल, और यदि हम कंटिन्यूअस पानी पीना चाहते हैं तांबे का तो वो एक ही समय करना है, वो है पूरे बरसात के मौसम में जी। उसके आगे नहीं, 3 महीने के बाद इसे क्लोज कर देना है। कुछ दिन के लिए रुक जाए, फिर चाहे तो आप पी सकते हैं। एक मौसम हमारे पास आता है ठंडी का, तो ठंडी के मौसम में सबसे बेहतर होगा कि हम गुनगुना पानी पिए। तो हमारे पास हम लोग 2 मेटल की चर्चा कर चुके, एक मटका यानी मिट्टी और दूसरा तांबा। अन्य मेटल भी हैं जिससे बर्तन बनाए जाते हैं, पीतल, कांसा, चांदी, सोना इत्यादि अन्य मेटल। अब हम लोग थोड़ा सा इसके स्वरूप को चेंज करते हैं। गर्मी के समय में भीषण गर्मी पड़ रही है, अभी तत्काल लू चलने लगेगा, गर्मी चलने लगेगी। चांदी एक ऐसा मेटल है जिसमें शीतलता होती है, वह शीतलता प्रदान करता है। तो यदि हम मटके का भी पानी पी रहे हों या अन्य स्टील वेसल्स में रखे हुए पानी पी रहे हैं तो उसमें चांदी की कोई वस्तु डाल दीजिए, हम सभी लोगों के पास उपलब्ध है। जरा सा वो दिखाइए, हाँ गिलास दीजिएगा। छोटे घर में बच्चे हैं, हमारे पास एक चांदी का गिलास है, कटोरी है, बहुत सारे लोगों के पास है। हमारा उद्देश्य दिखाना नहीं है, हमारा उद्देश्य बताना यह है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए अगर आप पानी पिलाते हैं तो आप इसमें रख लीजिए थोड़ी देर के लिए। पानी को डायरेक्टली नहीं पीना है, किसी बर्तन में डालिए। अगर आप गिलास से पानी पीते हैं तो गिलास में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर इसका गुण ट्रांसफ़र होता जाएगा, 5 से 10 मिनट में उसके गुण आ जाएंगे। फिर इसे बच्चों को ज़्यादा महत्वपूर्ण है, गर्मी के समय में बुद्धि कुशाग्र होती है, ऐसा शास्त्रों का मानना है। मेरा कोई इसमें अनुभव नहीं है, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप मेटल का पानी पिएं। मेटल बहुत लाभकारी है, इसीलिए आभूषणों के रूप में यह बनाया गया है। शरीर के निचले हिस्से में पहना जाता है। चांदी बहुत आसान है, आप अन्य कोई चीज़, आप नग हो, आप पैजनी पायल हो, इन सब मेटल को डाल सकते हैं पानी के अंदर। और पूरे गर्मी के समय में, सिर्फ गर्मी के समय में आप इस पानी को, जिसमें चांदी का कोई पदार्थ, बर्तन, आभूषण पड़ा हुआ है, उसका सेवन कर सकते हैं। गर्मी के समय में यह शीतलता प्रदान करेगा। विशेष तौर से यदि कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, महिला हैं, बहन हैं, तो उनके लिए ज़्यादा लाभकारी है कि वो चांदी के बर्तन का पानी पिए, चांदी में दही जमा करके पिए, उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। हमने भी इसका प्रयोग किया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जी। तो आगे दूसरा मौसम है ठंडी का। तो ठंडी के मौसम में हम सभी घरों में सोने के आभूषण रखे हुए हैं। तो आप यदि स्टील वेसल्स में पानी रखे हुए हैं या मजबूरी बस प्लास्टिक के बोतल में भी पानी है, प्लास्टिक का बर्तन है, उसमें ठंडी के मौसम में सोने की कोई आभूषण को डाल दीजिए, वो उसे अपना गुण ट्रांसफ़र करेगा। सोना गर्मी का, उष्णता का प्रतीक है, वह उष्णता को बढ़ाएगा, उसमें गर्मी पैदा करेगा। तो इस तरीके का हम पानी पी सकते हैं। हमने 3 मेटल की चर्चा की, तांबे का, सोने का, चांदी का। चांदी का उपयोग, चांदी के बर्तन का उपयोग सिर्फ गर्मी में, सोने के आभूषण का बर्तन का उपयोग ठंडी के मौसम में, तांबे का उपयोग बरसात के मौसम में। मटका हमेशा उपयोग कर सकते हैं, गर्मी के समय में ज़्यादा बेहतर है। 2 बर्तन और हमारे पास हैं, कम से कम 3 हैं, और उसमें से एक है कांसा, जिसे हम फूल भी कहते हैं। हमारे पास कांसे का एक लोटा है,
आप हम सभी घरों में होगा। ये कांसे का लोटा है, मेरा पर्सनल है लगभग। मैं इसमें पानी हमेशा रखता हूँ और इसका सेवन करता हूँ। आप चाहें तो डायरेक्टली पानी पी लें इससे, अगर यदि आपका पर्सनल है। यदि सामूहिक है तो इससे एक पित्तल की गिलास है, आप उसमें डाल के पी सकते हैं। इस मेटल का गुण ट्रांसफ़र होगा, हमारे जीवन में आएगा, हमारे शरीर को प्राप्त होगा। तो ये मेटल बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही पित्तल के बर्तन होते हैं। पित्तल के बर्तन में आप पानी रख सकते हैं और उसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है एक चीज़ का, कि कोई भी मेटल का पानी, किसी भी मेटल का अगर लगातार पानी उपयोग कर रहे हैं कंटिन्यूअस, तो 24 घंटे से ज़्यादा यदि बार बार उपयोग करें, 3 महीने से ज़्यादा उसका यूज ना करें। अन्यथा अगर हम मान लीजिए कि 365 दिन सालों भर एक ही मेटल का पानी पीते हैं, तो हो सकता है कि हमारे शरीर में उस मेटल की थोड़ी सी मात्रा बढ़ जाए। तो 3 महीने का गैप दें। यदि मैं पीतल के बर्तन का पानी पी रहा हूँ तो 3 महीने लगातार पानी पीऊँ, फिर उसके बाद कुछ दिनों के लिए 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए उसको गैप दें, चेंज कर दें, फुल कर दें। इनको थोड़ा सा ले जाइए बाहर। हाँ, फुलहे का कर लें, चांदी का कर लें, तांबे का कर लें। तो यदि हम चेंज करके पानी पीते हैं तो यह औषधि का काम करेगा और बहुत स्वास्थ्य लाभप्रद होगा। एक और मेटल की हम चर्चा करेंगे और वह है लोहा। अगर किसी व्यक्ति को शरीर में अनीमिया की बीमारी हो, खून की कमी हो, और विशेष तौर से लेडीज को, ऐसी लेडीज को जिन्हें जो प्रेग्नेंट हैं, उन्हें खून की कमी हो जाती है, विशेष तौर से आयरन की कमी हो जाती है। तो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए लोहे का कोई मेटल बर्तन लें, जो सिर्फ लोहा, हम स्टील नहीं कह रहे हैं, स्टील में वो गुण ट्रांसफ़र नहीं होगा। लोहे का यदि कोई बर्तन हो सकता है, व्यवस्था हो सकती है, लोहे के कढ़ाई में खाना पकाना, लोहे के बर्तन में पानी को रखना, और उसके सेवन करने से वो गुण हमारे शरीर में ट्रांसफ़र होगा। तो मेरे समझ से आज की चर्चा, पानी की चर्चा इतना होगी। हम लोगों ने आज चर्चा किया पानी कब पीना चाहिए, 3 टाइम कम से कम। उषापान प्रातःकाल जगते ही, दूसरा भोजन करने से 1 घंटा पहले, चाहे वो प्यास लगे या न लगे आप ज़रूर पी लें। लेकिन भोजन में 2 भोजन के बीच में कम से कम 4 से 6 घंटे का गैप हो तब, ऐसा। दूसरा, भोजन करने के आधा से 1 घंटे, 1.5 घंटे के बाद पानी पी सकते हैं। और तीसरा, प्यास लगने पे, जब प्यास लगती है तब आप पानी पिए। पानी की मात्रा को यदि हम बढ़ाएंगे अपने शरीर में, यानी हमारा जो वेट है उसका 10 हिस्सा मैक्सिमम और वेट का 20 हिस्सा मिनिमम, इस रेशियो में पानी पीते हैं, सिप करके पानी पीते हैं, गुनगुना पानी पीते हैं, तो न सिर्फ हमारे यह कब्जियत को दूर करेगा बल्कि मोटापे को दूर करेगा और हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा, स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करेगा। और यदि हमें कब्जियत और मोटापे को और दूर करना है, और ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन करना है, और बेहतर तरीके से पानी से ट्रीटमेंट लेना है, तो अन्य मेटल का हम उपयोग करते हैं। कृपया प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लास्टिक के बर्तनों का सेवन करने से बचें, उससे पानी का उपयोग न करें। गट करके पानी न पिए, आराम से इत्मीनान से पानी पिए, पानी को ऊर्जा समझ के ग्रहण करें, पानी का संरक्षण करते हुए पानी पिए। पानी में बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा होती है। पानी पीने से पहले विचार करें मन में कि मैं एनर्जी ग्रहण कर रहा हूँ, फालतू का चीज़ शरीर में नहीं डाल रहा हूँ। शरीर में उसी चीज़ को डालते हैं। शरीर को एक मंदिर कहा गया है, आत्मा का घर है, इसमें आत्मा वास करती है, और मंदिर में बेकार चीज़ें नहीं डाली जाती है, अच्छी भावना के साथ डाली जाती है, जो हमारी परंपरा है। वो चाहे वो कोई भी मंदिर हो, हमारे आस्था का घर हो, मस्जिद हो, जो भी चीज़ें हैं, चाहे गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, मठ हो, जो भी चीज़ें हैं, उसमें बेकार चीज़ें नहीं डाल जाती है। तो शरीर भी हमारा, क्योंकि उसमें आत्मा है हमारा। यदि हम आत्मा को मानते हैं, नहीं भी मानते हैं तो हम तो हैं ना, तो उसमें अच्छी चीज़ें डालनी है, अच्छी भावना से डालनी है, उसका बहुत लाभ मिलेगा। आप अपने विचारों को बदलिए, जीवन पूरा बदलना शुरू हो जाएगा। अच्छे विचारों को अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बदलें तो ये बहुत लाभकारी होगा मेरे ख्याल से। अब हम जो बात कहना चाहते हैं वो बात लगभग पूरी हो रही है। हो सकता है कोई चीज़ छूट भी रहा हो। यदि आप लोगों को लग रहा है कि कुछ चीज़ छूट रहा हो तो कृपया बताएं। जी हाँ,
बहुत अच्छे। हमारे बालक थोड़ा सा अभ्यास कर रहे हैं, आप चाहें तो इनका एक नज़ारा देख सकते हैं। जी हाँ, अभ्यास तो करें, पहले शुरू करें। जी हाँ, इधर न रहें। तो ये पानी के ऊपर चर्चा हुई। पानी का सेवन करें अपने जीवन में, इसका लाभ लें, सदुपयोग करें, पानी को बर्बाद न करें, जल संरक्षण किया जाए। जल की बहुत कमी हो रही है, वर्षा के जल का संचयन किया जाए। यदि हमारे कोई मित्र बंधु अपना निजी घर में रह रहे हैं तो अपने आवास के घर के छत के का जो पानी है उसको बोरवेल में लाने की व्यवस्था कीजिए। बहुत सस्ती है, बहुत महंगी नहीं है। बहुत बड़े बड़े शहरों में जो नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो जल संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है, वाटर हार्वेस्टिंग पे काम किया जा रहा है, तो इसका ध्यान दें। जल का संचयन करें। वर्षा का जल पानी पीने के लिए सर्वोत्तम है, उसे हम संरक्षित करके रख सकते हैं। हम लोग चूंकि आवास में हैं तो ये थोड़ी सी समस्याएं हैं, नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने घर पे हैं, अपने आवास पे हैं, निजी आवास पे हैं, तो वो ऐसा अरेंजमेंट करें। एक छोटा सा नीचे पॉन्ड बना ले उसको स्टोर करने के लिए। और राजस्थान के कुछ इलाकों में सिर्फ वर्षा के जल को लोग सेवन करते हैं क्योंकि वही उपलब्धता है और उन्हें जॉन्डिस की शिकायत बिल्कुल नहीं होती, कभी नहीं होती। सिर्फ वर्षा के जल को संचयित करके रखने और उसके सेवन करने से, यदि हम चाहें तो हम भी ऐसा कर सकते हैं और ज़रूर करना चाहिए। जितने भी छत हैं उसका हम उपयोग करें पानी के रूप में, नीचे स्टोर कर लें, व्यवस्था ऐसी बनाएं। तो हम देख सकते हैं कि जो बरसात के समय में पानी का ओवरफ्लो होने लगता है सड़कों पर, वो भी बच सकता है और वो पानी हमारे लिए यूटिलाइज हो सकता है। हम तालाबों का निर्माण करें, डैम का निर्माण करें, जल संरक्षण के ऊपर काम करें, प्रकृति को संरक्षित करें। ज़्यादा इससे बेहतर है हम पानी का अनयूज न करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 10 बाल्टी से पानी नहाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1 बाल्टी पानी ब्रश करने में खर्च कर देते हैं। तो ये जो हमारे छोटे छोटे तरीके हैं, पानी का हम रीयूज करें। पानी को हमने धोया, सब्जी धोया, उसका हम कहीं बाहर खेत में डाल दें, फूल पौधों को दे सकते हैं। तो अगर हम रीयूज करते हैं तो यह भी बहुत बड़ा योगदान होगा। और पानी को ऊर्जा के स्वरूप में, प्रकृति के स्वरूप में ग्रहण करेंगे तो काफ़ी लाभ मिलेगा। आज अब यहाँ पे हम लोगों की चर्चा को यहीं पे समाप्त करनी पड़ेगी। दूसरा सेशन हम लोग नियमित अभ्यास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। आप भी अपना एक्सरसाइज करें। हम लोग बहुत दिनों से चर्चा कर रहे हैं, जो भी आता है जिस तरीके से आप कर सकते हैं, खड़े होकर के कुछ प्राणायाम करें। एक बात रह गई है, अभी मुझे ध्यान आया, गर्मी का मौसम आ रहा है, आ गया है, हम लोग गर्मी की अनुभूति कर रहे हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें भूख प्यास लगने लगती है, विशेष तौर से प्यास। और इस कंडीशन में यदि आपके पास पानी की उपलब्धता न हो, योग में एक टेक्निक है ऐसा जिससे पानी की प्यास को कुछ समय के लिए बुझाया जा सकता है, और वो है शीतली प्राणायाम। तो शीतली प्राणायाम का हम लोग अभ्यास कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी शीतली प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। सभी लोग बैठ जाएं आराम से। इसकी हम लोग चर्चा कई बार कर चुके हैं। शीतली प्राणायाम से हमारे शरीर में ठंडक उत्पन्न होती है और कुछ समय के लिए प्यास बुझ जाती है, आप महसूस करेंगे। आराम से बैठ जाएं, कमर गर्दन को सीधा कर लें, जीवा को बाहर निकालें। आप चाहें तो देख करके अभ्यास करें। पूरी जीवा को बाहर निकालें और इसे फोल्ड करें, रोटेट करेंगे तो एक नाली नुमा बनाएंगे। अब मुंह से श्वास लेंगे धीरे धीरे। जितना धीरे धीरे लंबा श्वास लेंगे, जीवा के अंदर हिस्से पे अपने आप ठंडक महसूस होने लगेगी। और फिर इस श्वास को अंदर पेट में रोक के रखेंगे और पुनः बाहर धीरे धीरे दोनों नासिका से बाहर छोड़ेंगे। यह अभ्यास बार बार लगातार करेंगे तो हमें थोड़ी ही समय में भूख और प्यास दोनों, विशेष तौर से प्यास की समस्या दूर हो जाएगी। और हम घंटे 2 घंटे के लिए ऐसा अभ्यास कर सकते हैं, प्यास मिट जाएगा। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन क्षणिक सॉल्यूशन है, थोड़े समय के लिए इलाज जरूर है। और उससे बड़ी बात, शरीर में शीतलता आएगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। थोड़ी देर के लिए रुके रहें और धीरे धीरे दोनों नासिका से श्वास को बाहर निकालेंगे। पुनः करेंगे।
कम से कम 3 बार, ज़्यादा बार करें, आप बार बार करें, लगातार करें, अपने समय के अनुसार करें, गर्मी के मौसम में करें। और वो लोग ना करें ये अभ्यास जिन्हें लो बीपी की समस्या रहती है, क्योंकि इससे शरीर ठंडा होगा। अगर अब कभी आपको लगता है कि शरीर बेचैन होने लगा, थोड़ी शरीर में गर्मी बढ़ गई या पानी की कमी हो गई, तो ये तीनों ही कंडीशनों में आप इस अभ्यास का, इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। करना चाहिए, विशेष तौर से गर्मी में अवश्य करें, और ऐसे जगह पे ज़रूर करें जहाँ पानी की उपलब्धता नहीं है या थोड़ी देर बाद मिलने वाली है। हालांकि यह पानी का विकल्प नहीं है, लेकिन वायुमंडल से जरा सी मात्रा पानी का जो हमारे वायु में घुली हुई है वो हमारे शरीर में ग्रहण करने की एक टेक्निक है। ठीक है, एक अन्य उपाय, हमारे पंच महाभूत हमारे शरीर में भी है। ये हाथों की 5 उंगलियां पंच महाभूत को इंडिकेट करता है, पंच तत्वों को इंडिकेट करता है। सबसे पहला अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी और ये जल। हम जब बाहर जाते हैं ऐसा है ना, ये इसलिए इंडिकेट, हमने इस पे ध्यान नहीं दिया, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। हम ये नहीं करके जाते हैं बाहर, ऐसा नहीं करते हैं, हम ऐसा करके बाहर नहीं जाते हैं, हम ये करते हैं। सभी लोग समझ जाते हैं कि हाँ क्या करना है, क्योंकि ये हमारा लिटिल फिंगर है, कनिष्का जो अंगुली है, यह जल तत्व को इंडिकेट करती है। अब इस बात को समझें कि योग में मुद्राओं का उल्लेख किया गया है। मुद्रा यानी हस्त मुद्रा, हाथों के कॉम्बिनेशन से जो मुद्रा बनती है, स्थिति बनती है, उसे मुद्रा कहते हैं। तो ये अगर हमारे शरीर में जल की कमी हो गई है तो इसके माध्यम से इस उंगली को थोड़ा सा रोटेट किया जाए, ऐसे मला जाए, दोनों कानी उंगली को, लेकिन थोड़ा लंबे समय तक। कुछ लोगों को ऐसा अनुभूति, बहुत सारी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है हमारे शरीर में, जीवन में, जो दवाओं से या अन्य क्रियाकलापों से ठीक नहीं हो पाती है। तो आप इसका उपयोग, जो जल जनित समस्याएं हैं, अगर पानी की वजह से कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो इसका आप उपयोग करें। इस तरीके से इसे रोटेट करें, उंगली को दबाएं। प्रातः काल में जगते ही ऐसा कहा जाता है, मैंने भी एक वीडियो में कहा था एक बार, कि प्रातः काल जगते ही पूरे हथेलियों को, उंगलियों को दबाया जाए। पंच महाभूत हैं, पंच तत्व हैं, इनकी पूर्ति की जाए, इनको सही स्थिति में लाया जाए। हालांकि यह अति सूक्ष्म मात्रा में काम करती है, लेकिन करती जरूर है, निश्चित तौर पे करती है। आप अपने जीवन में इसका उपयोग करें, जरूर लाभान्वित होंगे। आप उंगलियों को इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं, ये ऐसे दबा सकते हैं, और बेहतर होगा ये रोटेट करें। और यदि शरीर में पानी की मात्रा बढ़ गई है, जैसे बरसात में पानी की मात्रा बढ़ गई है, तो एक हस्त मुद्रा का उपयोग करें। ये हस्त मुद्रा, जल मुद्रा, ये अग्नि का द्योतक है और ये जल का द्योतक है। तो अग्नि और जल का जब हम मिश्रण करेंगे तो क्या होगा, पानी गर्म होगा, बॉयल होगा, लेकिन यह देर तक। ये मुद्रा है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। इस मुद्रा में ठंडी के समय में यदि जल की मात्रा बढ़ गई शरीर में, दोनों हाथों को ये मुद्रा बना लें, ऐसे जल मुद्रा, और आप कम से कम 10 मिनट 20 मिनट जितना समय दे सकते हैं, तो यह शरीर से जल की अधिकता को मिटाने का कार्य करेगा। तो ये जल की मात्रा है। अब असली समस्या पे आते हैं, जो कल हम लोगों ने बात किया था मोटापे के ऊपर। ओवरवेट, क्या ओवरवेट में पानी लाभकारी है? बिल्कुल लाभकारी है, और प्रैक्टिकली अनुभव है मेरा। जिन्हें भी ओवरवेट है, जो लोग भी ओवरवेट हैं, जिनको लगता है कि मोटापा बढ़ गई है, वो अपना पूरा डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें या फेसबुक पे डालें। इस पे डाल सकते हैं कि दिनचर्या, पूरी दिनचर्या की, आप दिन भर में कब क्या, कितने बजे जगते हैं, कितने बजे सोते हैं, कब खाना खाते हैं, कब पानी पीते हैं, क्या खाते हैं, ये पूरी दिनचर्या को डालिए। कितनी मात्रा में पानी पीते हैं, आपका हाइट कितना है, आपका वेट कितना है, इन सब चीज़ों को अगर आप देते हैं तो एक फार्मूला तैयार किया जा सकता है। और पानी, मेरा प्रैक्टिकली अनुभव है, अगर आप ओवरवेट हैं, आप BMI अपना बॉडी मास इंडेक्स पूरा कर लें, देख लें, जान लें, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, ओवर वेट हैं, तो सिर्फ जल के सेवन से कम महीने में 2 kg वेट लॉस किया जा सकता है। तो 6 महीने में, 10 महीने में, साल भर में आप कितना वेट लॉस कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा है, ये ध्यान दें। एक्स्ट्रा वेट लॉस होगा, शर्तिया लॉस होगा, गारंटी तौर पे होगा। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रैक्टिकल किया गया है, हमने किया है,
तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं जिन्हें भी लगता है, लेकिन वो डिटेल्स डालना होगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी, आप उसके तरीके को बदलना होगा, मात्रा को बदलना होगा, उस अपनी भावना को बदलना होगा। तो इसके साथ आज का हमारा विशेष टॉपिक यहाँ पे पूरा होगा और अब हम हमेशा की भांति अपने योग सत्र का समापन, ये थ्योरेटिकल योग सत्र का समापन, वार्तालाप का समापन करेंगे। उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल जारी रहेगा, क्योंकि मैंने कोई अभ्यास नहीं किया और वो ऑफलाइन होगा। आप भी ऑफलाइन अपना अभ्यास करेंगे। हम हमेशा की भांति अपने इस अभ्यास सत्र का समापन संविधान की प्रस्तावना से करते हैं। तो आइए, मैंने यह अपने जीवन में शामिल करने की कोशिश की है कि हम अपने संविधान की प्रस्तावना को ध्यान दें, उसका वाचन करें नियमित। तो मैं अपनी बेटी से आग्रह करूंगा, आप आइए, आप सभी लोग, हाँ, संविधान की प्रस्तावना को वाचन। उससे पहले, जी हाँ, हमारे घर से आग्रह आ रहा है कि सबसे पहले शांति पाठ के माध्यम से ये किया जाए। तो योग सत्र का समापन हम शांति पाठ से करते हैं। तो आप आराम से बैठ जाएं। 3 बार ओम का, बेटा यहाँ आइए, 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे, 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले भ्रामरी प्राणायाम, उसके बाद ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार, उसके बाद शांति पाठ करेंगे और फिर संविधान की प्रस्तावना के साथ हम अपने अभ्यास सत्र का समापन करेंगे। तो चलिए, लंबा गहरा श्वास लें, कमर गर्दन सीधा कर लें, नेत्रों को बंद कर लें। अपने मन को जल के ऊपर, जल के स्रोत के ऊपर टिकाएं। बादलों को, झरने को, नदी को, तालाब को, समुद्र को, बावड़ी को। इन्हें महसूस करें, जल की ऊर्जा को महसूस करें अपने जीवन में। शरीर में जल की उपस्थिति को धारण करें, महसूस करें। और जिस तरह से हम लाभान्वित हो रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, उसी तरह से पूरा विश्व निरोगी हो, स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, ऐसी हम कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों में घर्षण उत्पन्न करें और इसे अपने माथे पे, चेहरे पे धीरे धीरे लेने का प्रयास करें। जी, प्रकृति को नमन करें। और अब हाँ, चलिए, हाँ बोलिए, शुरू करें।
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उस सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एटा द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सबका बहुत बहुत आभार। हम कल एक नए विषय पे, नए टॉपिक पे या अन्य तरह से अभ्यास करने का प्रयास जारी रखेंगे। आपके सवालों का, सुझावों का, विचारों का स्वागत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभ्यास करें, लाभान्वित हो, प्रसन्न हो, सुखी रहें, ऐसी हमारी कामना है। और इम्यूनिटी को अपने बढ़ाएं, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, अपने परिवार के साथ योगाभ्यास करें। योग बहुत अच्छा माध्यम है। हम किसी दिन योग चिकित्सा के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ऑफलाइन हम एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि हमने भी कोई अभ्यास नहीं किया और लंबा समय हो गया, इसलिए अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।